हेलो, वेलकम। ज्ञानवाणी चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम बहुत दिनों से गोदान पढ़ रहे हैं। बहुत बड़ी उपन्यास है और पूरे ही उपन्यास हम ले रहे हैं, इसलिए देर हो रहा है। तो फिर थोड़ा पेशेंस बनाए रखिए। और आगे तथ्य तो मिलते ही रहते हैं एग्ज़ाम के मद्देनज़र, तो एग्ज़ाम के अनुसार तो मिलते ही रहते हैं हर जगह से प्रश्न, और पूरा कंटेंट ही है। कहाँ से नहीं प्रश्न पूछा गया है ये मत पूछिए। मतलब हर क्लास में देखिए BYQ आ ही रहा है ना, यहाँ भी देखो लगाया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और जो पूछ दिया जाता है तो क्लास में, तो वो लगता है अपना सा कि हाँ ये पूछा है, लेकिन पूरे उपन्यास के बीच में से है। और ऐसे ही प्रश्न अगर इस बार आ गया तो फिर लगेगा कि कहाँ से आ गया प्रश्न। तो इसलिए एक नज़र सब पे डालते जाते हैं। तो बने रहिए। थैंक यू। तो देखिए 12 ये है, इसका 12वां अध्याय है या 12 पार्ट है, 12वां भाग है इसका। और अपने वीडियो के तो 13 हो गए हैं। तब देखो फिर न, झुनिया को तो माँ रखी थी घर में, और जैसे तैसे गांव वाले का भी बेइज्जती और सब कुछ पड़ गया था उसको। जुर्माना भी भरना पड़ा, हर जिल्लतें सहना पड़ा उसके फैमिली को। और फिर गोबर भाग गया, फिर आया। तो रात को गोबर झुनिया के साथ चला तो ऐसा कांप रहा था जैसे उसकी नाक कटी हुई हो। और झुनिया को देखते ही सारे गांव कोहराम मच जाएगा। लोग चारों ओर से कैसी हाय हाय करते मचाएंगे। तो देखिए जैसे कि अभी नए नए जो स्टूडेंट जुड़ेंगे तो देखिए 2 गोदान है उनके लिए। मैं फिर से बता रही हूँ, गोदान हम पढ़ रहे हैं। तो इसका 12वां भाग पढ़ रहे हैं। तो कभी आपके पास उपन्यास हो तो मिला लीजिएगा, नहीं है तो फिर इसमें से देख लीजिए और पॉइंट भी देखते जाइए। तो धनिया कितनी गालियाँ देगी, चारों लोग कैसे हैं हाय हाय मचाएंगे। धनिया कितनी गालियाँ देगी, यह सोच सोच कर उसके पाँव पीछे रह जाते। और होरी का तो उसे भय न था। वो केवल एक बार दहाड़ेंगे, वो फिर शांत हो जाएंगे। मतलब वो मन में सोच रहा है कि हम क्या क्या होगा, हम जाएंगे तो उसके होड़ी अपने बाप के बारे में पूछें। समझ आता वो एक बार दहाड़ेंगे, शांत हो जाएंगे। धनिया का जहर खाने लगेगी, घर में आग लगाने लगेगी। इस तरह से झुनिया के साथ घर नहीं जा सकता। लेकिन कहीं धनिया ने झुनिया को घर से घुसने ही न दिया तो झाड़ू लेकर कूद पड़े और गले फांसी तो देखो लगा ले तो क्या करेंगे। उसने लंबी सांस ली और किसकी शरण ले, मगर अम्मा इतनी निर्दयी नहीं है, मारने दौड़े। तो ये सब है। 2-4 गालियाँ देगी, फिर झुनिया पाँव पकड़ के रोने लगेगी, तो फिर माफ़ कर देगी। ये सब उसको पता था अपने माँ का नेचर। झुनिया बोली, मेरी छाती धक धक कर रही है। शांत हो जाएगा तो वह एक दिन धीरे से आएगा और अम्मा को मना लेगा। अगर वह फिर ऐसे झुनिया बोली तो ये पेज देख लीजिए आप। इसमें वैसा कुछ तथ्य नहीं है। आगे देखते हैं। इसमें भी कुछ ऐसा नहीं लगा, मैंने नहीं लगाया है इसमें भी। इस पेज में भी जल्दी आओ जाओ यही सब है, झुनिया मंडराने लगी यही सब है। तो इसमें कुछ महाभारत हो जाएगा ये सब है। तो आगे का पेज फिर और देखते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पे तथ्य मिलेंगे। पाँव बंध गए, प्रकाश रेखा पड़ गई, ये सब है। साहस न था और ये चिंगारी फेंकी, टकराने लगे, ये सब है। भूकंप में नीचे रह गए। तब फिर यहाँ है, वह 100 कदम चला पर इस तरह जैसे कोई सिपाही मैदान से भागे। वह झुनिया के से प्रीति और विवाह की जो बातें की थी वह सब याद आने लगी, और वह अभिसार की मीठी मीठी स्मृतियाँ याद आई जब वह अपनी उन्मत्त उसासों में, अपनी नशीली चितवनों में मानो अपने प्राण ने निकाल कर उसके चरणों पर भी रख देता। झुनिया किसी वियोगी पक्षी की भांति अपने छोटे से घोंसले में एकांत जीवन काट रही थी। वह नर का मत आग्रह था, न कि उद्दीप्त उल्लास का, न शावकों की मीठी आवाज़ें, न मगर बहेलिये का झाल। और छल भी तो वहाँ ना था। अब देखिए यहाँ से है, वह नर का मत आग्रह ना था
और एक कहीं से लाइन दे दे तो फिर लगेगा कहाँ से किस उपन्यास का है। तो ये गोदान का है। उद्दीप्त उल्लास और शावकों की मीठी आवाज़ें, मगर बहेलियों का जाल और छल भी तो वहाँ ना था। गोबर ने उसे एकांत घोंसले से जाकर उसे कुछ आनंद पहुँचाया नहीं, और कौन जाने पर उसे विपत्ति में डाल ही दिया जाए। वह संभल गया। भागता हुआ सिपाही मानो अपने एक साथी का बढ़ावा सुनकर पीछे लौटता है, तो उसने द्वार पर आकर देखा और किवाड़ बंद हो गया। तो ये है, झांका झांकी हुआ है। धनिया और झुनिया बैठी हुई थी, होरी खड़ा था। झुनिया सिसकियाँ सुनाई दे रही थी झुनिया की। धनिया उसे समझा रही थी, बेटी तू चलकर घर में बैठ, तेरे काका और भाई को देख लूँगी। ये सब कर रही थी, किसी बात की चिंता मत कर। अम्मा को सोने में इससे मर देता और कहता आज वो किसी लायक था जो दादा और अम्मा को सोने से मर देता। अब तुम कुछ परवाह ना कर, आराम से बैठ, खाओ और जितना दान पुण्य करना हो करो। झुनिया के प्रति अब उसे कोई शंका नहीं है। वह उसे जो आश्रय देना चाहता था वह मिल गया। झुनिया उसे दगाबाज समझती है तो समझे, पर वह तो अब भी घर आएगा, और वह पैसे के बल से सारे गांव और मुंह बंद करके और दादा और अम्मा को उसे कुल का कलंक न समझकर कुल का तिलक समझे। और इसकी अपकीर्ति और कलंक ने गोबर के अंत स्थल को मथ कर वह रत्न निकाल लिया जो अभी तक छिपा पड़ा था। आज पहली बार उसे अपने दायित्व का ज्ञान हुआ। तो देखो, पहले भाग गया, आवारागर्दी किया, अब वो उसको बच्चे भी हुए हैं। अब ये सब सोचा है, ऊपर जितने भी है ना, गोबर के मन में ही आया है कि अम्मा क्या करेंगे, बाबूजी क्या करेंगे। फिर धनिया और झुनिया का व्यवहार देखा, और फिर वो उसके अंदर में एक अलग अच्छा गुण वाला व्यक्तित्व मथ कर निकला है। अस्तबल को मथ कर रत्न निकला है गोबर के अंत स्थल में। तो देखो, सभी इंसान तो अच्छे ही होते हैं, और उसमें एक बुराई कुछ गलत अपकीर्ति हो जाती है तो उससे बुरा हो जाता है, लेकिन फिर अच्छाई फिर आ जाती है अगर जो अच्छा कर्म के प्रति ध्यान जाए तो वही है। तब आज उसको ऐसा मन में उत्साह आया, क्योंकि वो तो नौजवान है, वो कोई भी मजदूरी कर सकता है, कोई बंधन नहीं है, कुछ भी करके पैसे कमा कर घर की स्थिति को सुधार सकता है। तो वही उसके मन में आया कि हम तो 2-4 पैसे लाएंगे और माँ को काम करने नहीं देंगे, सारा सब कुछ कर लेंगे, माँ दान करेगी। ये सब इसमें आया है। उसका कर्तव्य है। आज माता पिता का उदात्त क्षमा ने जैसे उसके हृदय को प्रकाश डाल दिया, और जब धनिया झुनिया के भीतर चली गई तो होरी उसी से तो वो आया है अच्छा काम करने के लिए। कब कहीं भी काम करेगा, अभी इसमें उसके काम का ही है। और कहाँ कहाँ काम करने गया है, तो ये भी प्रश्न PYQ में आया है, तो इसको ध्यान से देखना होगा। शहर के एक बेलदारों के 5-6 आने रोज मिलते थे, वह उसने सुन रखा था। तो एक बेलदारों के 5-6 आने रोज मिलते थे, उसमें आने पैसे चलते थे तो आने बोला जाता था। 4 आना तो हम भी देखे हैं। 2 पैसे मैं 5-6 साल की थी तब ख़त्म हो रहा था, और 4 आने का एक ही जाता था। फिर 50 पैसे हुआ, फिर 1 रुपया, अभी 1 रुपया चलन में है। फिर 6 आने रोज मिले, तब ये देखो आने से भी पैसे आते हैं, ये एग्ज़ाम में आते हैं। शहर के बेलदारों के 5-6 आने रोज मिलते हैं, और उसने सुन रखा है अगर उसे 6 आने रोज मिले तो 5-6 तो मिलता है, 6 रोज मिले तो 1 आने में गुजर कर लेगा और 5 आने का रोज बच जाएगा, ये वो सोच रहा है। और महीने में 10 रुपये होते हैं, वो ये सब भी जोड़ रहा है। साल भर में 125 हो जाएगा। वह 125 की थैली लेकर घर आएगा तो उसकी किसकी मजाल है कि जो उसके सामने मुंह खोल सके, और दाता दिन और भी पटेश्वरी आकर उसकी हाँ में हाँ मिलाएंगे। और झुनिया तो मारे गर्व के फूल जाए। 2-4 साल वह इसी तरह कमाता रहे तो सारे घर का दलिद्र मिट जाएगा। दरिद्रता उसको बोल रहा है। तो सारे घर की कमाई 125 नहीं है, अब वह अकेला 125 कमाएगा। तो देखिए कितना महत्वपूर्ण है आर्थिक स्थिति।
कैसे चरमरा जाता है जब पैसे नहीं होते हैं तो। और वही पैसे आते हैं कहीं से क्या कमाई से अच्छी तरीके से रोजगार मिल जाता है तो कितना अच्छा हो जाता है। तो कहा जाता है कि पैसे कोई चीज़ नहीं है, लेकिन है तो सब कुछ है। क्यों, उसी से जीवन अच्छे व्यवस्थित अच्छे सुंदर होते हैं। खान पान वैभव सब कुछ प्रतिष्ठा उसी से आता है। तो अब ये देखो, मजदूरी करना कोई पाप नहीं है और सदा अच्छा आने थोड़े ही मिलेंगे। जैसे वह काम में होशियार होगा, मजदूरी भी बढ़ेगी और वह दादा से कहेगा, अब तुम घर में बैठकर भगवान का भजन करो। इस खेती में जान खपाने के सिवा और क्या रखा है। सब पहले वह एक पछाई गाय लाएगा और जो 4-5 सिर दूध देगी और दादा से कहेगा कि तुम गौ माता की सेवा करो, इससे तुम्हारी लोक भी बनेगा परलोक भी। वाह क्या बात है। ये मेरे घर में भी था, मेरे ससुराल में भी ये बात था। तो ऐसा सब इतना अच्छा वो बन गया, मतलब उसमें इतने सद्विचार आ गए कि ये सब वो सोच रहा है और ऐसे काम करेगा, जगह भी ढूंढ लिया। और क्या, एक आने में उसका गुजर आराम से ना होगा। घर द्वार लेकर करना है तो किसी के आसारे में पड़े रहेगा। सैकड़ों मंदिर है, धर्मशाले हैं, और फिर जिसकी वह मजूरी करेगा वह उसे रहने के लिए जगह ना देगा। आटा रुपये का 10 सेर आता है। तो अब देखिए कि आटा कितने का आता है। ये पेज बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गोबर नायक के बेटे का है, वो भी एक नायक है। तो कितने का आता है आटा? रुपये के 10 सेर आता है, और एक आने में 2.5 पाव। रुपये के 10 सेर और एक आने का 2.5 पाव हुआ। और एक आने का तो वह आटा ही खा जाएगा। लड़की दाल नमक साग यह सब कहाँ से आएगा। दोनों लकड़ी, मतलब वो जलावन होता है ना, वही लकड़ी है। और 2 जून के लिए सेर भर तो आटा ही चाहिए, मतलब दोनों वक्त के लिए, दोनों सुबह शाम। और खाने की तो कुछ ना पूछो, मुट्ठी भर चने में भी काम चल सकता है। हलवा और पूरी खाकर भी काम चल सकता है। जैसे कमाई हो, वह आधा सेर आटा खाकर दिन भर मज़े से काम कर सकता है। इधर उधर उपले चुन लिए, लड़की का काम चल गया। और अभी 1 पैसे की दाल ले ली, कभी आलू चुन लिए। लकड़ी मतलब वो लकड़ी वकड़ी तो इधर गिरे पड़े पेड़ पहले बहुत होता था, तो गिरता था, वो चुन लेता था। और दाल ले ली, और कभी आलू भूनकर भुर्ता बना लिया। यहाँ दिन काटना और चैन करना। पत्तल कपर आटा गूंथा और उपलों पर बाटियाँ सेकी। अब ये देखिए कैसे क्या किया, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से देख लीजिए, इधर उधर से उपले मीन्स वो गोबर के कंडे होते हैं। और लकड़ी का काम चल गया। और कभी 1 पैसे के दाल ले लिया, आलू भूनकर खाया। ये सब बनेंगे, तो इस पर विशेष ध्यान दीजिए। तो ये सब है रोटी। तो उसे शंका हुई, अगर किसी मजदूरी ना मिली तो वह क्या करेगा। मगर मजदूरी क्यों ना मिलेगी, जब वह जो तोड़ कर काम करेगा, तो जी तोड़ कर काम करेगा, तो मजदूरी क्यों ना मिलेगी। तो 100 आदमी उसे बुलाएंगे। काम सबको प्यारा होता है, चाम नहीं प्यारा होता। यहाँ भी तो वो सूखा पड़ता है, पाला गिरता है, ऊख में दीमक लग जाते हैं। तो ये है, ये वो बोला होगा। जौ में गिरौं लगती है। जौ में क्या लगती है? गिरौं लगती है। सरसों में लाही लगता है। तो ये भी देखो, पाला गिरता है, ऊख में दीमक लग जाते हैं, जौ में गिरौं लगता है, सरसों में लाही। ये भी इम्पोर्टेंट है, कहाँ पे क्या लग जाता है। उसे रात को कोई काम मिल जाए तो उसे भी ना छोड़ेगा। दिन भर मजूरी की, रात कहीं चौकीदारी कर लेगा। 2 आने भी रात मिल जाए तो चांदी है। और सब लौटे तो सबके लिए साड़ियाँ लाएगा। और झुनिया के लिए हाथ का कंगन जरूर मरमाएगा। और दादा के लिए एक मुंडासा लाएगा। तो झुनिया के लिए एक हाथ का कंगन बनवाएगा। तो ये सब कल्पना है कि अब सही हकीकत है। इतना सब सोचता है, अब देखिए क्या कर पाता है। इन्हीं मन मोदक का स्वाद लेता है, और वह 100
और वह सो गया, लेकिन ठंड में नींद नहीं कहाँ, कहीं किसी की तरह रात कटी और तड़के उठकर लखनऊ की सड़क पकड़ी। अब देखिए कहाँ गया था, लखनऊ। लखनऊ की सड़क पर पकड़ी, 20 कोस ही तो है, सांझ तक वहाँ पहुँच जाएगा। और गांव का कौन आदमी वहाँ आता जाता, वह अपना ठिकाना ही क्यों लेगा। नहीं दादा, दूसरे ही दिन सिर पर सवार हो जाएगा। उसे कुछ पछतावा था तो यही कि जुनिया से क्यों ना साफ साफ कह दिया, अभी तू घर जा, मैं थोड़े दिनों में कुछ कमा ला कर लौटूंगा। लेकिन तब वह घर जाती ही क्यों कहती, मैं तुम्हारे साथ लौटूंगी। उसे वह कहाँ कहाँ से बांधे फिरता। दिन चढ़ने लगे, रात को कुछ न खाया था, भूख मालूम होने लगी, पाँव लड़खड़ाने लगे, कहीं बैठकर दम लेने की इच्छा होती थी। बिना कुछ पेट में डाले वह अब नहीं चल सकता, लेकिन पास एक पैसा भी नहीं है। सड़क के किनारे झड़बेरियाँ के झाड़ थे और थोड़े से बेर तोड़कर उधर की बहलाता हुआ चला गया। एक गांव में गुड़ पकने की सुगंध आई। अब देखिए लखनऊ गया तो क्या क्या हुआ, तो ये देखिए क्या क्या मिला था। लखनऊ के सड़क पर गया और ठिकाना क्यों लिखेगा, नाना नहीं दादा दूसरे के दिन। तो 20 कोस कितनी दूर है, सड़क पार कर ली और 20 कोस ही हो तो सांझ तक पहुंच जाएगा। और गांव कौन से आदमी आता है, वह अपना ठिकाना ही क्या लिखेगा। नहीं दादा, दूसरे ही दिन सिर पर सवार हो जाएंगे कि कुछ पछतावा था, या इसी जुनिया से क्यों ना साफ साफ कह दिया कि तू घर जा, मैं थोड़े दिन कुछ कमा कर लौटूंगा। लेकिन तब भी घर जाती क्यों, कहती साथ तुम्हारे लौटूंगी। दिन चढ़ने लगे, रात की कुछ न खाया था, भूख मालूम होने लगी, पाँव लड़खड़ाने लगे, कहीं बैठकर दम लेने की इच्छा हुई। बिना कुछ पेट में डाले ही हुआ तो, लेकिन पास एक पैसा नहीं था। और सड़क के किनारे झड़बेरियाँ के झाड़, सड़क किनारे वो झाड़ अपने आप उगाते हैं ना, उसको झड़बेर बोलते हैं। बेर ही होता है, छोटी छोटी होती है। बेर तोड़कर उधर में डाला और ये तो कहीं गुड़ की सुगंध आई। गांव में गुड़ पक रहे थे तो उधर बहलाता हुआ चला। एक गांव में गुड़ पकने की सुगंध आई। अब मन ना माना, कोल्हा में जाकर लोटा डोर मांगा और पानी भरकर चुल्लू से पानी बैठा कि एक किसान ने कहा, अरे भाई क्या निराला ही पानी पिएगा, थोड़ा सा मीठा खा ले। मतलब खाली पानी पिएगा तो देखो बोलने का अच्छा लिहाजा है कि अरे भाई क्या निराला ही पानी पिएगा, तो थोड़ा सा मीठा खा ले। कौन बोलता है, गांव के लोग बोलता है जिसके यहाँ गुड़ पक रहा था। थोड़ा सा मीठा खा ले, अब की भी और चला ले कोल्हू और बना ले खांड, और अगले साल तक मिल तैयार हो जाएगा और सारी ऊख खरी बिक जाएगी और गुड़ और खार के भाव चीनी मिलेगा, तो हमारे गुड़ कौन लेगा। तो ये सब बोलता है। उसने एक कटोरे में गुड़ की कई पिंडियाँ लाकर दी गोबर को। गोबर ने गुड़ खाया, पानी पिया, तम्बाकू तो पीते होंगे। गोबर ने का बहाना किया कि अभी चिलम नहीं पीता। बुढ़े ने प्रसन्न होकर कहा, अच्छा, बड़ा अच्छा करते हो भैया, बुरा रोग है, एक बेर पकड़ ले तो जिंदगी भर ना छूटे। तो वो आदमी बोलता है, जो गाँव वाला जो गुड़ पकता था जिसके यहाँ, इंजन को कोयला पानी भी मिल गया और चाल तेज हो गई, मतलब पेट के इंजन को। जाड़े के दिन ना जाने कब दोपहर हो गया। एक जगह देखा कि युवती एक वृक्ष के नीचे पति से सत्याग्रह किए बैठी थी। तो पति सामने खड़ा उसे मना रहा था। 2-4 राहगीर तमाशा देखने आ गए थे। गोबर भी खड़ा हो गया। मान लीला से रोचक और कौन सी जीवन नाटक होगा। युवती ने पति की ओर घूरकर कहा, मैं ना जाऊंगी, ना जाऊंगी, ना जाऊंगी। पुरुष ने उसे अल्टीमेटम दिया, ना जाएगी तो ना जाऊंगी, ना जाओ तो ना जाएगी तो ना जाऊंगी। ऐसे हो रहा था। पुरुष ने उसे केस पकड़कर घसीटा शुरू किया। युवती भूमि पर लौट गई। पुरुष ने हार कर कहा, मैं फिर कहता हूँ उठकर चल। स्त्री ने उसे दृढ़ता से कहा, मैं तेरे घर 7 जन्म न जाऊंगी, बोटी बोटी काट डाल तो मैं तेरे घर। तो वो ये सब राहगीर रास्ते में हो रहा था।
तब पुरुष ने उसे केस छोड़ दिए और सिर पर हाथ रखकर बैठ गया। पुरुषत्व अपने चरम सीमा पर पहुंच गया और उसके आगे अब उसका कोई बस नहीं हुआ। एक क्षण में वह फिर खड़ा हुआ और परास्त होकर बोला, आखिर तुम क्या चाहता है? और युवती भी उठ बैठी और निश्चल भाव बोली, मैं यही चाहती हूँ तू छोड़ दे। और कुछ मुंह से कहेगी तो क्या बात हुई? मेरी भाई बाप की कोई गलती नहीं। किसने गाली दी तेरे भाई बाप को? जाकर अपने घर में पूछ। चलेगी तभी तो पूछेगी। तू क्या पूछेगी? कुछ दम भी है? जाकर अम्मा के आंचल में मुंह डालकर सो। वह तेरी माँ होगी, मेरी कोई नहीं। तो फिर तू उसकी गालियाँ सुन, मैं क्यों सुनूं? ये सब वो राहगीर लड़ाई कर रहा है। राहगीरों की इस तरह कलह अभिनय से 4 रोटी कमा कर काम करती हूँ, क्यों किसी की धौंस सहूँ? ये सब है। तो राहगीरों की कलह अभिनय आनंद, मगर उसके जल्द समाप्त होने की आशा न थी। मंजिल खोटी होती थी तो एक एक करके लोग खिसकने लगे और गोबर की पुरुष की निर्दयता बुरी लग रही थी और भीड़ के सामने तो कुछ ना कह सकता। मैदान खाली हुआ तब बोले, भाई मर्द औरत के बीच बोलना तो नहीं चाहिए, मगर इतनी बेदर्दी की भी अच्छा नहीं। पुरुष ने कौड़ी की सी आंखें निकाल कर कहा, तुम कौन हो? गोबर में निःशंक भाव से कहा, मैं कोई हूँ, लेकिन अनुचित बात देखकर सभी को बुरा लगता है। पुरुष ने सिर हिलाकर कहा, मालूम होता है अभी मेहरिया नहीं आई है, तभी इतना दर्द है। मेहरिया आएगी तो उसके झोटे पकड़ न खींचूं? अच्छा तो राह लो, अपने राह लो। मेरी औरत है, मैं उसे मारूंगा काटूंगा। तुम कौन होते हो बोलने वाले? चले आओ सीधे से, यहाँ मत खड़े रहो। तो गोबर का गर्म खून और गर्म हो गया और वह क्यों चला जाए? सड़क सरकार की है, किसी बाप की नहीं है। सब जब तक वहाँ खड़ा रह सकता, वहाँ उसे हटाने की किसी के अधिकार नहीं है। तो पुरुष ने और चबा कर कहा। गोबर अंगोछा कमर में बांधकर समर के लिए तैयार हो गया और लड़ने के लिए। आओ आओ आओ, मैं तो अभी आऊँगा, मेरी इच्छा है। तो ये सब है, लड़ना हुआ। पुरुष मुट्ठी बांधकर गोबर को झपटा है। ये सब लड़ाई होने लगी। देखिए, तमाशा हुआ, झगड़ा हुआ, ये धिक्कार है। गोबर आगे निकला और ये सब है। पति संदेह स्वर में कहा। पुरुष ने 10 कदम गोबर से। तो ये सब है, दोनों की लड़ाई हो गई। गोबर ने बताया उसके मड़ोसी 5 बीघे खेत है और एक हल्की खेती होती है, और मैंने तुम्हें भला बुरा कहा, उसकी माफ़ी दे दो। और दोनों में लड़ाई हुई। फिर देखो, मैं छोड़ती गई तो फिर कुछ पॉइंट आया। पुरुष ने 10 कदम। तो पति ने संदेह स्वर में कहा, क्या अब कुंवारा बैठा होगा? तो पूछा, क्यों? गोबर आगे निकला तो युवती ने पति को डांटा, तुम सबसे लड़ने क्यों लगते हो? दोनों लड़ने लगा। फिर देखो, लड़ाई छूटा होगा। तो फिर उसकी औरत बोलती है, तू सबसे लड़ने क्यों लगते हो? तुम्हें चोट लग गई, बुरा काम करोगे तो दुनिया बुरा ही कहेगा, मगर किसी भले घर के और बिरादरी का ही जान पड़ता है तो क्यों अपने बहन के लिए नहीं ठीक कर लेता? पति ने संदेह के स्वर में कहा, क्या अब तक कुमारा बैठा होगा? तो पूछ क्यों नहीं लो। पुरुष ने 10 कदम दौड़कर गोबर को आवाज़ दी और हाथ से ठहर कर जाने इशारा किया। गोबर ने समझाया, शायद भी उसके सिरभूत सवार हुआ था, तभी ललकार रहा है। मार खाए बगैर ना मानेगा। अपने गांव में कुत्ता भी शेर हो जाता है, लेकिन उसके मुख पर समर की ललकार न थी, मैत्री का निमंत्रण था। उसने गांव और नाम की जात पूछी और गोबर ने ठीक बता दिया, और उस पुरुष का नाम कोदई था। कोदई ने मुस्कुराकर कहा, हम दोनों में लड़ाई होते होते बची, तुम चले जाओ। और मैंने सोचा तुम ठीक ही कहा है, मैं नाहक तुमसे तन बैठा। ये लड़ाई करते करते दोस्ती भी हो गई। तो उसके मौसी 5 बीघे खेत है और एक है हल्की खेती है। वो बता रहा है, मैंने तुम्हें भला बुरा कहा, उसकी माफ़ी दे दो। और औरत गुण सहूर में लक्ष्मी है। मुद्दा कभी कभी ना जाने कौन सी भूत इस पर सवार हो जाती है। अभी तुम ही बताओ माता, पर मेरा क्या बस है?
और जन्म तो उन्होंने ही दिया है, पाला पोसा है उन्होंने। तो जब कोई बात होगी तो मैं जो कुछ कहूँगा तो लुगाई को ही कहूँगा, उस पर अपना बस है। तुम्हारी सोच तुम ही सोचो, मैं कुपद तो नहीं कह रहा हूँ। उसके बाल पकड़कर घसीटना ना था, लेकिन औरत जात बिना ताड़ना दिए काबू में भी नहीं रहती। चाहती है कि माँ से अलग हो जाऊँ, और तुम ही सोचो कैसे अलग हो जाऊँ और किससे अलग हो जाऊं? अपनी माँ से जिसने जन्म दिया है। ये सब है। तो देखो कैसे लड़ाई होती है। गोबर ने राय बदलनी पड़ी और बोला, माता का आदर करना तो सबका धर्म ही है भाई, माता से कौन ऋणी हो सकता है। खुदाई ने उसे अपने घर चलने को कहा। अब वो खुदाई था, वो उसका नाम, जो राहगीर लड़ रहा था ना, उसका नाम खुदाई था। ये याद रखना है। गोबर किससे लड़ाई हुई? खुदाई से। और अपने घर चलने को न्योता दिया। फिर उसमें दोस्ती भी हो गई। कोस 2 कोस जाते जाते सांझ हो गई और रात ठिकाना। तो गोबर ने विनोद किया, लुगाई मान गई, ना मानेगी तो क्या करेगी? तो तुझे ऐसे फटकार बताई कि मैं लजा गया। मुझे तो उसने ऐसी फटकार बताई कि मैं लजा गया। वह खुद पछता रही है। चलो जरा माता जी को समझा लेना, मुझे कुछ कहते नहीं बनता। मैं भी सोचना चाहिए कि बहू को माँ बाप की गाली क्यों देती है। हमारी भी बहन है। 4 दिन में उसकी सगाई हो जाएगी और उसकी सास हमें गालियाँ देगी तो उसने सुना ना जाएगा। जब दोष लुगाई ही का नहीं माता का है तो इसमें कितनी बात अच्छी है कि घर में रूठ कर चली जाए, पर गाली की जवाब गाली से नहीं देती। गोबर को रात के लिए कौन ठिकाना चाहिए था? कोई के साथ हो लिया। दोनों उसी जगह युवती बैठी हुई थी और अब गृहिणी बन गई। जरा सा घूंघट निकाल लिया और जाने लगी। खुदाई ने मुस्कुराकर कहा, यह तो आते ही ना थे। कहते ऐसी डांट सुनने के बाद उनके घर कैसे जाएं? तो युवती ने घूंघट की आड़ से गोबर को देखकर कहा, इतना ही डांट में डर गए क्या? लुगाई आएगी तब कहाँ भागोगे? गांव समीप ही था। गांव क्या था? पुरवा और 10-12 घरों की, जिसमें आधे खपरेल के थे। वो खपरे के घर रहते हैं ना, आधे फूस के थे। फूस में सिर्फ घास रहता है, खपरे में वो मिट्टी का पका के बनाया जाता है, तो वो डाला रहता है। खुदाई ने अपने घर पहुंचकर खाट निकाली उस पर। अब ये भी आएगा कि खुदाई क्या निकाली थी। खुदाई किस में आया तो ये ध्यान रखना, ये अलग नया नाम है। तो लखनऊ गया था तो रास्ते में मिला गोबर, लड़ाई कर रहा था पति पत्नी, और फिर ये बोला था जायज़ बात, तो इससे लड़ने लगा, फिर सुलह हो गई। तो ये ध्यान में रखना है। एक क्षण में वही युवती लोटे में शरबत लेकर आई और गोबर को पानी का एक छोटा छींटा मारकर मानो क्षमा मांग ली। वह अब उसकी नंदोई हो रहा था और फिर क्यों ना अभी से छेड़छाड़ शुरू हो गया। अब ये हो गया। फिर अब 13वां भाग फिर नज़र देते हैं कि कहाँ तक है। आधे अधूरे उठा और खुदाई से विदाई मांगी और सब मालूम हो गया कि उसका ब्याह हो चुका है, इसलिए उससे विवाह संबंधी चर्चा नहीं होगी। शील स्वभाव ने सारे घर में मुग्ध कर लिया और खुदाई की माता को भी उसने ऐसे मीठे शब्द में ही मातृपद की रक्षा करते हुए ऐसा उपदेश दिया कि प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। और तुम बड़ी हो माताजी, पूज्य हो माताजी। देखो तो कैसा हम लोग अभी नहीं पढ़े हुए थे उपन्यास, तो यूं ही गोबर को समझते थे। 1-2 तथ्य अपन टीचरों से सुना था तो बिगड़ेल ऐसे ही समझते थे, लेकिन देखो कितना अच्छा है इसमें। बुढ़िया इस संख्यातीत श्रद्धा पर गदगद हो गई और इसके बाद गोबर ने जो कुछ कहा उसमें बुढ़िया को अपना मंगल ही दिखाई दिया। और वह वैद्य एक बार रोगी को चंगा कर दे, फिर रोगी उसके हाथों विष भी खुशी से पी लिया। अब जैसे आज ही बहू घर से रूठ कर चली गई तो किसकी हेठी हुई बहू को कौन जानता है? उसकी लड़की किसकी नातिन है, कोई ना जानता। संभव है उसका बाप घसियारा रह गया। बुढ़िया ने निश्चयात्मक भाव से कहा, घसियारा तो है ही बेटा, पक्का घसियारा। ये सब है। गोबर बोला, ऐसे आदमी की क्या हंसी हो सकती है?
हंसी तुम्हारी तुम्हारे आदमी की। पूछा यही तो किसकी बहू है फिर अभी। अबोध अल्हड़ और नीच माता पिता। लेकिन मुंह ये सब है। गोबर चलने लगा तो बुढ़िया ने खाड़ और सत्तू मिलाकर उसे खाने को दिया। अब देखो, उसके घर गया, वो लड़के के घर, तो उसकी माँ थी वही बुढ़िया। इसको गोबर को उसको स्नेह मिल गया तो सत्तू और खाड़ दी मिलाकर खाने को। ये भी याद रखना। गांव और कई आदमी मंजूरी की टोह में शहर जा रहे थे और बातचीत में रास्ता कट गया और 9 बजते बजते सब लोग अमीनाबाद के बाजार आ गए। और कौन से बाजार आए? अमीनाबाद के बाजार। रास्ते कटते कटते अमीनाबाद के बाजार। गोबर हैरान था। आदमी नगर में कहाँ आ गए और आदमी पर आदमी गिर पड़ता था। उस दिन बाजार में 400-500 मजदूरों में से कोई ना था, कम से कम ना था राज और बढ़ई और लोहार बेलदार और खाट बुनने वाले। तो उस दिन बाजार में कौन था? बाजार में 400-500 मजदूर से कम न थे और आज में बढ़ई और लोहार बेलदार खाट बुनने वाला टोकरी ढोने वाला संगत तरास सभी जमा थे। गोबर और जमघट देकर निराश हो गया और इतने सारे मजदूर को कहाँ काम मिलता जाता और उसके हाथ में कोई औजार भी नहीं था। नहीं है क्या मन जानेगा कि वह क्या काम कर सकता और कोई उसे क्या रखने देगा। तो धीरे धीरे एक एक करके मजदूरों को काम मिलता जा रहा था। कुछ लोग निराश होकर घर लौटे जा रहे थे। अधिकतर वह बूढ़े और निकम्मे बच रहे थे जिनका कोई पुछत्तर न था और उन्हीं में गोबर भी थे। लेकिन अभी आज उसके पास खाने को है, कोई गम नहीं। सहसा मिर्जा खुर्शीद ने मजदूरों के बीच में आकर ऊंची आवाज से कहा, जिसको 6 आने रोज पर काम करना है वह मेरे साथ आए और 6 आने मिलेंगे और 5 बजे छुट्टी मिलेगी। और तो फिर ये सब ढूंढ ही रहा था काम। तो एक मिर्जा खुर्शीद था, तो वो मजदूरों के बीच आकर कहा कि 6 आने मिलेंगे। तो 10-5 राजों और बढ़इयों को छोड़कर सब के सब उनके साथ चलने को तैयार हो गए और 400 फटे हालों की एक विशाल सेना सज गई। और आगे मिर्जा थे और कंधों पर मोटा सोटा रखे हुए, पीछे भुखमरों में लंबी कतार जैसी भीड़ हो। इतना मजदूर लेके जा रहे थे। तो ये इम्पोर्टेंट है। एक बूढ़े ने मिर्जा से पूछा, कौन काम करना है मालिक? मिर्जा ने कहा कि जो काम बताया है वह। उस पर सब और भी चकित हो गए। वो केवल कबड्डी खेलना, एक ऐसी आदमी है जो कबड्डी खेलने के 6 आना रोज दे रहा है। तो सनकी तो नहीं कोई। बहुत धन पाकर आदमी सनक ही होता है। बहुत पढ़ लेने से भी आदमी पागल हो जाता है। कुछ लोगों का संदेह होने लगा कि कहीं यह कोई मखौल तो नहीं है, यहाँ से घर पर ले जाकर कह दे कोई काम नहीं है तो इसका क्या। तो वह चाहे कबड्डी खिलाए, चाहे आँख मिचौनी, चाहे गुल्ली डंडा, मजबूरी, परेशानी और झक्कड़ आदमी क्या भरोसा। गोबर ने डरते डरते कहा, मालिक हमारे पास कुछ खाने को नहीं है, पैसे मिल जाए तो कुछ लेकर खा लूँ। मिर्जा ने झट 6 आने पैसे उसके हाथ में रख दिए और ललकार कर बोले, मंजूरी सबको चलते चलते पेशगी दे दी जाएगी, इसकी चिंता मत करो। तो फिर मिर्जा ये सब बोला कि सबको पेशगी दे देगी। और कितना पैसा निकाला? 6 आने। इसमें 6 आने का बार बार जिक्र हुआ है। 5-6 था, फिर यहाँ 6 आने। मिर्जा साहब ने शहर के बाहर बड़ी थोड़ी सी जमीन ले रखी थी। मजदूरों ने जाकर देखा तो एक बड़ा अहाता घिरा हुआ था और उसके अंदर केवल एक छोटी सी फूस की झोपड़ी थी। उसमें 3-4 कुर्सियाँ थी और एक मेज, थोड़ी सी किताबें और मेज पर रखी हुई थी। और झोपड़ी बालों और लताओं से ढकी हुई सुंदर लगती थी। अहाते में एक आम और नींबू का और अमरूद का पौधा लगे हुए थे और दूसरी तरफ कुछ फूल
प्रति मिर्जा ने सबको कतार में खड़ा करके पहले ही मजदूरी बांट दी। अब किसी को उनके पागलपन में संदेह न रहा। गोबर पैसे पहले भी पा चुका था और मिर्जा ने उसे बुलाकर पौधों में सींचने को काम सौंपा और उसे कबड्डी खेलने को ना मिलेगी तो मन में ऐंठ कर रह गया। इन बूढ़ों को उठा उठा कर पटकता, लेकिन कोई परवाह नहीं, बहुत कबड्डी खेल चुका, पैसे तो पूरे मिल गए ना, गोबर सोच रहा है। और आज युगों के बाद इन जराग्रस्तों को कबड्डी खेलने का सौभाग्य मिलता है। अधिकतर तो ऐसे ही थे जिन्हें याद नहीं आता था और कभी कबड्डी खेली नहीं। दिन भर में पीसते थे और पहर रात गए और पहुँचते और जो कुछ रूखा मिल जाता खाकर पड़े रहते। प्रातः काल फिर हुआ, चरखा शुरू हो गया और जीवन नीरस और निरानंद केवल एक ढर्रा मात्र भी हो गया। और आज भी एक अवसर मिला तो बूढ़े भी जवान हो गए और चराहे ताल ठोककर और उछल रहे थे, मानो उन बूढ़ी हड्डियों की जवानी और धस पड़ी और चटपट पाली बन गई तो नायक बन गए। और गायों और चुनाव के खेलते जोरों और ठंडी धूप की राहों के लिए आदर्श ऋतु इधर आते फाटक पर मिर्जा साहब तमाशाइयों को टिकट बांटकर इस तरह कोई ना कोई सनक हमेशा सवार रहती। अमीरों से पैसा लेकर गरीबों को बांट देना, इस बूढ़ी कबड्डी का विज्ञापन कई दिन से हो रहा था। तो ये कबड्डी क्या था कि अमीरों से पैसा लेकर कई बूढ़ी कबड्डी वाले को दे देना है। बड़े बड़े पोस्टर चिपकाए गए थे, नोटिस बांटे गए थे। यह खेल अपने ढंग का निराला होगा और बिल्कुल अभूतपूर्व। भारत के बूढ़े आज भी कैसे पौधे हैं। जिन्हें यह देखना हो तो आइए और अपने आंखें तृप्त कर लें। जिसने यह तमाशा ना देखा वो पछताएगा। ऐसी शुभ अवसर फिर ना मिलेगा। टिकट 10 रुपये से लेकर 2 आने तक। टिकट कितने का था? 10 रुपये से 2 आने, और उधर 5-6 आने का बात हुआ है। दिन बीतते 3 बजते बजते सारा अहाता भर गया और मोटरों फिटनों का तांता लगा हुआ था और 2000 से कम की भीड़ ना थी। और रसोई के घर, कुर्सियां और बेंचों का इंतजार था और साधारण जनता के लिए साफ सुथरी जमीन थी। मिस मालती मेहता, खन्ना, तनखा राय साहब सभी विराजमान थे। खेल शुरू हुआ तो मिर्जा ने मेहता से कहा, आइए डॉक्टर साहब, कोई एक हमारी आपकी हो जाए। देखिए, तो लखनऊ पहुंचा, वहाँ भी ये सब रईस पहुंच गए। मिस मालती बोली, फिलोसफर को छोड़ फिलोसफरी से हो सकता है। मिर्जा ने मूँछों पर दाव देकर कहा, क्या आप समझती हैं कि मैं फिलोसफर नहीं हूँ? मेरे पास पुछल्ला नहीं है, लेकिन हूँ मैं फिलोसफर। आप मेरी इम्तिहान ले सकते हैं? मालती ने पूछा। अच्छा, देखिए, तो रोचक ही होता जाता है ना, करते जाते हैं तो बहुत अच्छी तरह है। सब मौका देखें। और अब तो इसी से प्रश्न निकल आते हैं बीच बात में। आज तक निश्चय नहीं हुआ था और उसका आंखें डॉक्टर मेहता आज कान खोलने के लिए गए। तो ये सब है। अब आगे देखते हैं दूसरे क्लास में, और मैं मुख्य पॉइंट को छांट के रखूँगी। तो आज का क्लास इतना तक ही रहने देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। और लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए कि किस तरह से पढ़ें और पढ़ाएं इस तरह से। थैंक यू।